देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब तमाम दर्शकों से अपील कि खुद को कोरोना से बचाकर रखें, मास्क और हैंड सैनिटाइजर को अपने नियमित व्यवहारों में शामिल करें। नियमित अंतरालों पर हाथों को अच्छे से साबुन पानी से धोते रहें। अगर आपने अब तक टीकाकरण नहीं करवाया है तो टीकाकरण अवश्य कराएं। राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमण के रोकथाम में मधुबनी के जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार पूरे जिले भर में चलाया गया 2 दिवसीय मेगा ड्राइव वैक्सीनेशन अभियान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 76वीं बैठक में लिया भाग, दिए कई निर्देश। अररिया संग्राम लूटकांड के गिरफ्तार जियाउल से पुलिस ने लोडेड देसी कट्टा व 3 मैगजीन की बरामद। पुलिस अनुसंधान में हुए कई खुलासे। डीएसपी ने पतौना ओपी व ओपी निरीक्षण के दौरान कई पदाधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। मधवापुर की पुलिस ने ब्रह्मपुरी गांव में छापेमारी कर 45 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। पतौना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 420 बोतल नेपाली शराब की जब्त, मौके से तस्कर फरार। सारघाट से अपहृत हुई लड़की को पुलिस ने 7वें दिन किया बरामद, अपहरणकर्ता गिरफ्तार। जलजमाव के कारण जयनगर अनुमंडल के कई इलाके त्रस्त। मधवापुर के पहिपुरा में बिजली करंट से हुई मौत के बाद जिला पार्षद श्रवण कुमार ने अनाथ 3 बच्चों को दी आर्थिक सहायता। बासुपट्टी के कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 11 सूत्री मांगों को लेकर अंचल कार्यालय परिसर में दिया 1 दिवसीय धरना। मधुबनी शहर के न्यू बीएन झा कॉलोनी के वार्ड नंबर 7 में विधायक विनोद नारायण झा ने किया पीसीसी निर्माण कार्य सड़क का उद्घाटन। और मधुपुर रेफरल अस्पताल में पल्स पोलियो व कोविड वैक्सीनेशन अभियान को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक। लोगों को जागरूक करने के लिए दिए गए कई निर्देश। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच जिला पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार मधुबनी जिले में 2 दिवसीय मेगा ड्राइव स्पेशल टीकाकरण अभियान चलाया गया। वहीं राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने जिले के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि घनी आबादी और ग्रामीण इलाकों वाले जगहों पर कोरोना संक्रमण की टेस्टिंग को लेकर पुल टेस्टिंग की शुरुआत की जाएगी। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या होती है ये पुल टेस्टिंग। राज्य सरकार के आदेश के आलोक में मधुबनी के जिला पदाधिकारी के द्वारा 2 दिवसीय मेगा ड्राइव वैक्सीनेशन के अंतर्गत पूरे मधुबनी जिला में 1 लाख लोगों को कोविड-19 टीकाकरण से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था। इस अभियान के दूसरे दिन 22 जून को इसके विरुद्ध पूरे जिला में 289 केंद्रों के अतिरिक्त अन्य अस्थायी एवं चलंत टीका केंद्रों पर कुल 19,136 लोगों को कोविड-19 टीकाकरण से आच्छादित किया गया। वहीं पहले दिन 46,046 लोगों को कोविड टीकाकरण दिया गया। 2 दिवसीय मेगा ड्राइव वैक्सीनेशन के दोनों दिनों में कुल 65,182 लोगों को टीकाकरण से आच्छादित किया गया। इस 2 दिवसीय मेगा ड्राइव वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने मधुबनी के सभी जिलावासियों को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। हालांकि सबसे विपरीत जिले में कोरोना का संक्रमण प्रसार भले ही कम हो गया है, लेकिन स्वास्थ्य समिति अभी भी संक्रमण के अंदेशे को नकार नहीं रही है। इसके लिए समय समय पर जिले के विभिन्न इलाकों से सामुदायिक स्तर पर कोरोना वायरस के संक्रमण दर जानने के लिए सीरो सर्वे किया जा रहा है।
जिले में सीरो सर्वे का चौथा चरण हुआ शुरू, जिसमें लगभग 500 लोगों में कोरोना संक्रमण की जांच की जाएगी। विभाग ने 10 गांवों का चयन किया है, जिसमें 40-40 लोगों का सैंपल लिया जाना है। वहीं हर प्रखंड के 10-10 स्वास्थ्य कर्मियों की भी जांच की जानी है। आईसीएमआर के द्वारा राष्ट्रीय सीरो सर्वे फेज 4 के तहत मधुबनी जिले के घोघरडीहा प्रखंड के विशनपुर, जयनगर के शिलानाथ, दुल्लीपट्टी, खुटौना, दुर्गीपट्टी, बाबूबरही के तिरहुता, बेनीपट्टी के मनपौर, बिस्फी के सिंघिया, रहिका के ताराचंदपुर, राजनगर के सिंघियौन, घोघरडीहा के छजना, मधेपुर के प्रसाद में सीरो सर्वे के लिए ब्लड सैंपल लिया जाएगा। वहीं इन सबके बाबत सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि जिस व्यक्ति के अंदर कोई बीमारी हो जाती है तो शरीर में उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। बहुत से लोगों में बीमारी के लक्षण नहीं दिखते हैं। एंटीबॉडी से समुदाय में इन बीमारियों की प्रसार दर के बारे में पता चल सकेगा, साथ ही कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण की भी जानकारी हो सकेगी। सर्वे से यह पता लगाया जाएगा कि कितनी आबादी कोरोना वायरस से संक्रमित हुई है। कह सकते हैं कि कितने प्रतिशत लोगों में कोरोना वायरस के खिलाफ सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हाई इम्यूनिटी हुई है। सीरो सर्वे में किसी क्षेत्र में रहने वाले कई लोगों के खून के सीरम की जांच की जाती है। लोगों के शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडी की मौजूदगी के साथ ही यह पता चल जाता है कि कौन सा शख्स इस वायरस से संक्रमित था और फिलहाल ठीक हो चुका है। सिविल सर्जन ने यह भी बताया कि जिले में कोविड-19 के खिलाफ सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हार्ड इम्यूनिटी अनेक सामाजिक आर्थिक समूहों को देखते हुए कुछ इलाकों में ही विकसित हो सकती है, साथ ही लंबे समय के बजाय कम समय तक रह सकती है। हार्ड इम्यूनिटी तब विकसित होती है जब किसी सामान्य तौर पर 70 से 90% लोगों में किसी संक्रामक बीमारी से ग्रसित होने के बाद उसके प्रति रोग प्रतिरक्षा क्षमता विकसित हो जाती है, जिसे सिर्फ सीरो सर्वे के माध्यम से ही जाना जा सकता है। हालांकि कोरोना से संक्रमित लोगों की पहचान के लिए वृद्ध स्तर पर जांच की भी तैयारी की जा रही है और इसके लिए अधिकांश सरकारी अस्पतालों में नई ट्रूनेट मशीन कार्यरत है। इस क्रम में राज्य सरकार की ओर से कोविड जांच की सुविधा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक सुलभ कराने के उद्देश्य से चलंत आरटी-पीसीआर टेस्टिंग वैन का संचालन किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों में कोरोना की जांच की जा सके। वहीं चलंत आरटी-पीसीआर टेस्टिंग वैन के माध्यम से किए गए जांच कार्य का प्रत्येक दिन अनुश्रवण किया जाएगा। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने जिलाधिकारी व सिविल सर्जन को पत्र भेजा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने जांच की संख्या बढ़ाने के साथ साथ ट्रूनेट व आरटी-पीसीआर टेस्टिंग की संख्या को पुनरीक्षित किया है, ताकि टेस्टिंग वैन के लिए निर्धारित दैनिक न्यूनतम जांच लक्ष्य को पूरा किया जा सके। कार्यपालक निदेशक ने जिले को मिले लक्ष्य के अनुरूप कोविड टेस्टिंग कार्य संपन्न करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के निर्देश का अनुसरण करते हुए पुल टेस्टिंग कराने की सलाह दी है। पुल टेस्टिंग में एक ही स्थान के कई लोगों की जांच एक बार में की जाती है, जिसमें 3 से 5 लोगों के गले और नाक का नमूना लेकर एक साथ ही जांच की जाती है। इसमें से अगर किसी एक का टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो सभी 5 लोगों का बारी बारी से टेस्ट किया जाएगा और अगर नेगेटिव आया तो सभी को संक्रमण मुक्त करार दिया जाएगा। आईसीएमआर के अनुसार पुल टेस्टिंग घनी आबादी वाले राज्य के लिए एक अच्छा उपाय है। इसमें ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कम संसाधन और कम समय में की जा सकती है। आईसीएमआर के गाइडलाइंस के बाद हर प्रदेश कोविड-19 के लिए पुल टेस्टिंग का सहारा ले रही है, लेकिन इसके इस्तेमाल में कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। पुल टेस्टिंग को हॉटस्पॉट क्षेत्रों में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पुल टेस्टिंग में पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्टिंग होती है, जिसमें रिएजेंट होता है जो टेस्टिंग किट में महंगा होता है। जब एक साथ 3 से 5 लोगों के टेस्ट हो सकेंगे तो रिएजेंट भी कम लगेगा। हालांकि इस पत्र में कार्यपालक निदेशक ने बताया है कि सूबे में अब संक्रमण का दर कम होने लगा है, जिसे देखते हुए कोरोना के जांच लक्ष्य में संशोधन किया गया है। साथ ही आरटी-पीसीआर यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट व ट्रूनेट जांच के लिए अलग अलग लक्ष्य दिए गए हैं, जिसके तहत मधुबनी जिले में आरटी-पीसीआर जांच के लिए प्रतिदिन 800 व ट्रूनेट जांच के लिए प्रतिदिन 225 लोगों का सैंपल लिया जाना है। साथ ही सैंपलों की जांच के लिए डीएमसीएच को टैग किया गया है, जिसके जांच के बाद जल्द से जल्द लोगों को रिपोर्ट सौंपी जा सके। हालांकि अभी अनलॉक 4 की प्रक्रिया जारी है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना के सामान्य लक्षण दिखने पर
तत्काल इसकी जांच कराएं और रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर चिकित्सकों की सलाह लेते हुए इलाज कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य समिति बैंकर्स समिति की 76वीं बैठक संपन्न हुई। इस दौरान जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत संबंधित पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे। मंगलवार को बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 76वीं बैठक संपन्न हुई। बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में जिला पदाधिकारी व अन्य अधिकारी शरीक हुए। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस दौरान अभिभाषण दिया, जिसे पदाधिकारियों ने ग्रहण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बीते 26 मार्च से लखनऊ थाना कांड के चल रहे आरोपी संजीत कुमार मुखिया के केस को लेकर लखनऊ पुलिस और स्पेशल पीपी आमने सामने है। इस दौरान पीपी ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश को पत्र लिखकर लखनऊ पुलिस के थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई करने की मांग की है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है ये पूरी वारदात। जख्म रिपोर्ट के बिना न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने का मामला तूल पकड़ रहा है। न्यायालय के अंदर एवं बाहर इस मामले को लेकर घमासान मचा हुआ है। जख्म प्रमाण पत्र को लेकर SC/ST एक्ट के स्पेशल पीपी सपन कुमार सिंह तथा लखनऊ पुलिस आमने सामने आ गए हैं। स्पेशल पीपी ने थाना अध्यक्ष तथा अनुसंधानकर्ता पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश को पत्र लिखकर थाना अध्यक्ष एवं अनुसंधानकर्ता पर कार्रवाई की मांग की है। स्पेशल पीपी ने एसपी को बताया है कि लखनऊ थाना के आरोपी संजीत मुखिया बीते 26 मार्च से न्याय की हिरासत में जेल में बंद है। संजीत की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान न्यायालय में जख्म प्रमाण पत्र की डिमांड हुई। छानबीन के दौरान पता चला कि जख्मी मैबी गांव निवासी नीरज कुमार का जख्म रिपोर्ट लिए बगैर ही पुलिस न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दिया। स्पेशल पीपी ने एसपी को बताया कि न्यायालय के निर्देश के बाद जब थाना अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने फोन पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। बार बार कहने के बाद भी थाना अध्यक्ष तथा अनुसंधान नीरज का जख्म रिपोर्ट न्यायालय में समर्पित नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जमानत अर्जी पर सुनवाई लंबित है। स्पेशल पीपी ने एसपी से 5 दिनों के अंदर न्यायालय में जख्म रिपोर्ट दाखिल करने के लिए थानेदार व अनुसंधानकर्ता को निर्देश देने व अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के आरोप में अनुशासनिक कार्रवाई करने की मांग की है। मैं सपन कुमार सिंह, स्पेशल पीपी SC एक्ट मधुबनी, कहना चाहता हूं कि सरकार बनाम संजीत कुमार मुखिया लखनऊ थाना कांड संख्या 51/21 है, जिसमें चार्जशीट अनुसंधानकर्ता के द्वारा आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया है। लेकिन यह 307 का मामला है। इसके बाद भी बिना इंजूरी रिपोर्ट का चार्जशीट सबमिट किया गया और मुदाला जेल में है। उसका बेल पिटीशन लंबित है और इंजूरी रिपोर्ट के चलते बेल पिटीशन का डिस्पोजल नहीं हो रहा है। जब मैंने थाना अध्यक्ष और से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि बहुत गर्म आवाज में कि मैं हॉस्पिटल नहीं देता है तो हम क्या करें, और इतना कर करके उसने फोन रख दिया। यह लापरवाही का मामला का द्योतक है। इन ऐसे अनुसंधानकर्ता और थाना प्रभारी पर, जिसके थाना प्रभारी के अंदर में ही सारे अनुसंधानकर्ता रहते हैं, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए कहीं लिखे हैं आप? हाँ, इसके लिए मैंने आरक्षी अधीक्षक मधुबनी को मैंने आवेदन दिया है कि इन लोगों पर कार्रवाई हो और 7 दिन के अंदर में इंजूरी रिपोर्ट को न्यायालय में समर्पित किया। उससे न्यायालय में मामला लंबित है क्या? हाँ, इसके बयान में लंबित है, बेल पिटीशन लंबित है। मुदाला लगभग 3 महीनों से जेल में। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बीते दिनों अररिया संग्राम में L&T फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लाखों लूटे गए लूटकांड के मामले में जयनगर के भेलवा चौक से पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया और उस अपराधी से पूछताछ के बाद कई खुलासे किए गए हैं, जिनमें कई लोगों के संलिप्तता की बात सामने आई है। साथ ही उस अपराधी के पास से एक लोडेड देसी कट्टा, 3 मैगजीन और 14 गोली बरामद हुई है। 4 अन्य अपराधियों की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। अररिया संग्राम L&T लूटकांड में जयनगर के भेलवा टोल पर गिरफ्तार मोहम्मद जियाउल ने पुलिस अनुसंधान में कई खुलासे किए, जिसमें
अररिया लूटकांड के अलावे जयनगर पद्मा सड़क मार्ग में एक व्यापारी से लूटपाट का असफल प्रयास समेत अन्य मामले शामिल है। हालांकि इस मामले में वादी के द्वारा पुलिस शिकायत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त गैंग के सदस्यों ने थाने में तैनात चौकीदार को भी धमकाने के पीछे थे। थाने में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने बताया कि आरिफ गैंग अनुमंडल क्षेत्र के थाना क्षेत्रों में लूटपाट की घटना को अंजाम देने के लिए सक्रिय थे। इस कड़ी में अन्य कई वारदात करने का प्रयास भी किया, पर वादी द्वारा थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई। इस बात का खुलासा तब हुआ जब गिरफ्तार मोहम्मद जियाउल ने अररिया लूट कांड समेत अन्य कांडों में अपनी संलिप्तता जाहिर की। एएसपी डॉक्टर शौर्य ने बताया कि अररिया संग्राम लूटकांड में सभी चारों अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। सभी अपराधी जयनगर के हैं, जिसमें 2 मोहम्मद राजा और दीपक सिंह अररिया पुलिस, आरिफ मधुबनी पुलिस तथा जियाउल भेलवा टोल के निकट से पकड़ा गया, जिसके पास से एक देसी लोडेड कट्टा तथा 7 गोली, लूटकांड के 13,500 रुपए, लूट के पैसे से खरीदा गया स्मार्टफोन और बाइक बरामद हुआ है। एएसपी ने बताया कि आरिफ व उसके गुर्गे के कई आपराधिक इतिहास है। बासोपट्टी में किराना व्यवसायी लूटकांड में वांछित है, जिसे बासोपट्टी पुलिस रिमांड पर लेगी। छापेमारी अभियान में शामिल थानाध्यक्ष संजय कुमार, एसआई रविंद्र कुमार, अरविंद कुमार समेत अन्य पुलिस बल के अच्छे कार्य के लिए अनुशंसा किया जाएगा। कई दिनों से जयनगर में लूटपाट की घटनाएं जो है वो बढ़ गई थी। इसी के तहत हमने पेट्रोलिंग बढ़ाया था और हमारे जानकारी में भी एक गिरोह था जिसका आपको जो हेड था वो है मोहम्मद आरिफ ईसा। ये अपने लोगों के साथ बाइक पे घूम घूम व्यापारियों को चिन्हित करके लूटपाट करने की कोशिश करता था। तो अभी इसकी गिरफ्तारी आपको अररिया संग्राम थाने ने की है और इसी से संबंधित जो इसका गिरोह का एक आदमी है वो है आपको जियाउल, मोहम्मद जियाउल, और एक है मोहम्मद राजवीर। ये तीनों आपको जयनगर के ही निवासी हैं और हाल ही में जो एलएनटी की घटना आपको हुई थी, लूट की घटना अररिया संग्राम, इसमें इनका हाथ था। और पद्मा हो गया या इससे पूर्व भी जो रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड केसेज हैं इनमें भी इन्हीं का हाथ था। तो इनके यहाँ से हमने आपको छापेमारी की है और मोहम्मद आरिफ के घर से जो आप देख सकते हैं हमने आपको भारी मात्रा में ये कारतूस है और जो वेपन है ये बरामद किया है। पूर्व में भी इसने आपको हमारे चौकीदार को धमकाया था, जिसके कारण हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर बढ़ गया था। तो ये अच्छी खासी सफलता है जो थाना अध्यक्ष जयनगर और संबंधित जयनगर मंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके सहयोग से ये काम को अंजाम हमने दिया। ये हमने आपको चेकिंग लगाई थी क्योंकि उस एरिया में काफ़ी लूटपाट की घटनाएं हो रही थी, तो वहीं पर चेकिंग कर रहे थे। उसी में ये अपनी बाइक से, इसकी एक ब्लू कलर की पैशन बाइक है, उस पर ये आपको इसको रोका गया तो ये भागने लगा। भागने के क्रम में फिर इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास से आपको पिस्टल बरामद हुआ और उसी के बाद जैसे जैसे इसने कंफेशन स्टेटमेंट दिया और फिर हमने रिकवरी कराया, हमने छापेमारी की तो हमने ये सब जो सामग्री है वो इसका जो आपको गिरोह का जो सरताज है मोहम्मद आरिफ, उसके घर से इसे बरामद। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बिस्फी, पतौना ओपी व ओसी ओपी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई लंबित मामलों को लेकर कांड की समीक्षा की, साथ ही उपस्थित पदाधिकारियों व कर्मियों को कार्य निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश भी दिया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बुधवार को देर शाम पतौना ओपी एवं ओसी ओपी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएसपी ने थाना के भौतिक स्थिति का जायजा लेते हुए रिकॉर्ड संधारण, सिरिस्ता, गुंडापंजी, फरारी पंजी, मालखाना व थाना कार्यालय सहित सभी पंजियों का बारी बारी से गहन अवलोकन किया। वहीं डीएसपी ने ओपी अध्यक्ष विजय पासवान एवं ओसीओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा को थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर कड़ी नजर रखने व शराब बंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने का कड़ा निर्देश दिया, जिसके लिए दिवा एवं रात्रि गश्ती नियमित करने, वाहन चेकिंग, बैंक व पोस्ट ऑफिस समेत अन्य सार्वजनिक संस्थानों की चेकिंग अनिवार्य रूप से किए जाने का आदेश दिया।
डीएसपी ने लंबित कांडों का निष्पादन त्वरित गति से करने, फरार अभियुक्तों के गिरफ्तारी में तेजी लाने व असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। उन्होंने मौके पर कई एएसआई, पुलिस जवान, दफेदार व चौकीदारों को कार्य में लापरवाही बरतने पर कड़ी फटकार लगाई और साफ तौर पर कहा कि कार्य में कोताही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के उपरांत डीएसपी ने मीडिया को बताया कि थाने से संबंधित सभी दस्तावेज समेत सीडी पार्ट 1, 2 व 3 के अपडेशन की समीक्षा की गई है। जिन पंजियों में सही प्रविष्टि थी और कुछ बैकलॉग भी दिखा, उन्हें दुरुस्त करने का वक्त दिया गया है। कांड के डिस्पोजल व गिरफ्तारी जो बची है, उसमें त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मौके पर ओपी अध्यक्ष विजय पासवान, ओसी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा, एसआई मोहम्मद हारून, एएसआई उमेश पांडे, रमाशंकर उपाध्याय, पूर्ण प्रताप सिंह सहित कई पदाधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सर, आज जो पतौना ओपी का निरीक्षण चल रहा है, उसमें जानकारी देंगे। नियम का हम लोग ओपी का थाना का निरीक्षण करते हैं, उसी क्रम में निरीक्षण किया जा रहा है। जो थाना का जो अभिलेख है, उसी क्रम में अद्यतन हो जाता है। जो कुछ कमी है उसको सुधारने का लिए निर्देश देते हैं और जो पूरा है उसको देख लेते हैं क्या कमी है। जो लंबित काम का भी समीक्षा इसी क्रम होता है। खाना का साफ सफाई, रख रखाव, मालखाना का रख रखाव, इस सब बिंदु पर भी देखा जाता है। यह क्रमवार दैनिक है। पुराने केसों का निष्पादन वगैरह, हाँ, कांड का जो निष्पादन है, जैसे दोषियर देखना है, वारंटी की गिरफ्तारी है, जो अस्थायी वारंट है, जिसे लाल वारंट भी लोग बोलते हैं, उसका भी निष्पादन होगा। समीक्षा क्रम में यही पता चला कि गिरफ्तार होंगे लोग। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने ब्रह्मपुरी गांव से 45 लीटर शराब बरामद की है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर के साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को ब्रह्मपुरी से गिरफ्तार कर लिया। जब्त शराब की मात्रा 45 लीटर बताई गई है। इस मामले में बरामद बाइक को अपने कब्जे में लेकर मधवापुर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। मामला मंगलवार का है। पकड़ा गया आरोपी दीपेश कुमार सहनी ब्रह्मपुरी गांव का है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हां, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल।
सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। इन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ ड्यूअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। पतवाना थाना की पुलिस ने 4 पहिए गाड़ी पर लदे 420 बोतल नेपाली शराब बरामद की है। साथ ही उस वाहन को भी जब्त कर लिया है। हालांकि पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की, लेकिन पुलिस की भनक लगते ही तस्कर गाड़ी को सड़क पर लगाकर फरार हो गया। पतवाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक 4 पहिए गाड़ी पर लदी 420 बोतल नेपाली शराब जब्त की है। ओपी अध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि ओपी क्षेत्र के पश्चिमी भाग से शराब का एक खेप गुजरने की गुप्त सूचना मिली। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जगवन से दमला गांव तरफ जाने वाले रास्ते से गुजरते हुए होंडा कार देखा और पुलिस की गाड़ी को देखते ही शराब धंधेबाज गाड़ी को खड़ा कर फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से 420 बोतल नेपाली शराब बरामद हुआ। रावत ओपी अध्यक्ष ने बताया कि जब्त की गई शराब से लदे गाड़ी मालिक के विरुद्ध मद्य निषेध कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मौके पर एएसआई उमेश पांडे, रमाशंकर उपाध्याय सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। साहरघाट थाना क्षेत्र के एक गांव से अपहृत हुई लड़की का पुलिस ने 7 दिनों के अंदर उद्भेदन कर लिया है, जहां लड़की को बरामद कर लिया गया है। साथ ही अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अपहरणकर्ता को जहां आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, वहीं दूसरी ओर अपहृता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। अपहरण के 7वें दिन पुलिस ने अपहृता को कलना से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने हरलाखी पुलिस के सहयोग से मंगलवार की रात में की। कार्रवाई के मौके पर मौजूद सब इंस्पेक्टर टीपी सिंह ने बताया कि अपहृता को मेडिकल जांच और न्यायिक प्रक्रिया के लिए मधुबनी भेजा गया, जबकि आरोपी को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेजा गया। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि बीते 15 जून को बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के दुर्गौली का एक आरोपी ने साहरघाट की एक लड़की का साहरघाट से अपहरण कर लिया था। इस मामले की एफआईआर लड़की के परिजन ने साहरघाट थाने में दर्ज कराई थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल के विभिन्न इलाकों में जल जमाव के कारण जिंदगी अस्त व्यस्त बनी हुई है। एक तो पहले से ही कोरोना महामारी के कारण सब परेशान हैं और अब ऐसी स्थिति में जल जमाव के कारण दूसरी महामारी फैलने की आशंका है। गौरतलब है कि एनएच 227 के निर्माण के बाद से गांव की सड़क नीची हो गई है, जिससे गांव के सड़क और लोगों के घरों में पानी घुस जाते हैं और जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जयनगर थाना क्षेत्र के कमलाबारी गोठ गांव के वार्ड नंबर 10, 11, 12 में पिछले 4 महीने से रास्ते पर जल जमाव के कारण लोगों को आने जाने में हो रही कठिनाइयों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को ग्रामीणों के द्वारा पत्राचार करने के बावजूद जल निकासी की व्यवस्था नहीं करने को लेकर ग्रामीणों ने सुबह 7 बजे से जयनगर के कमलाबारी गोठ गांव के एनएच 227 को जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि एनएच 227 निर्माण को लेकर गांव में प्रवेश करने वाली सड़क बहुत नीचे हो गई है, जिसके कारण गांव की सड़क व दर्जनों घरों में बारिश का पानी आ गया है। लोगों ने बताया कि जल निकासी व नाला निर्माण को लेकर पंचायत प्रतिनिधि व प्रशासन रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिस कारण जमे पानी से पूरा इलाका हवा के साथ प्रदूषित वातावरण में हो रहा है। लोगों ने बताया कि एक और पूरा देश कोरोना महामारी को लेकर परेशान है, तो वहीं जल जमाव के कारण दूसरी महामारी फैलने की आशंका से ग्रामीण भयभीत हैं। तो क्या दिक्कत है आप लोगों के साथ? 3 महीना से पानी घर में ढुके, सबके घर, पूरा गांव के घर में पानी कहाँ से आ रहा है? बरसात के पानी अबे, कतौ से पानी, भगवान ऊपर से पानी अबे। पानी निकासी के लिए यहाँ कतौ नहीं, निकासी के लिए कतौ नहीं। तो पहले पानी था यहाँ पे? पहले पानी लगता था? हाँ, सब दिन पानी लगे। काहे सड़क जाम किए हुए आप? सड़क जाम इसलिए है कि हमारे कमलाबारी पंचायत की आबादी लगभग 3000 से ज्यादा है।
और इस ग्राम में मुख्य सड़क 3 है और तीनों सड़क पर 2 फीट से 3 फीट तक पानी हर बारिश में लगते हैं। इसलिए इसको अक्टूबर से लेके अभी तक डीएम, सीएम और सभी उच्च पदाधिकारी को आवेदन दिया गया है और वो अभी तक इस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से व्याकुल होकर के या हम लोग कुंठित होकर के आज सड़क जाम कर रहे हैं। जब तक सीओ, बीडीओ और मजिस्ट्रेट हमको लिखित आश्वासन नहीं देते हैं तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पर यहाँ बैठे रहेंगे। क्या शुभ नाम हो गया आपका? मेरा नाम बद्री नयन चौधरी हुआ। मैं कमलावाड़ी पंचायत बेली पूर्वी से निवासी हूँ। क्या दिक्कत है, आप लोग सड़क जाम किए हुए? हम लोग माने लगभग 5 महीना पहले से इस अभियान को चला रहे हैं, बाई लेटर लिख करके। सीतामढ़ी दिए NH को, उसके बाद मुख्य अभियंता वहाँ पटना दिए, यदि भारत सरकार को भी दिए और बाध्य हो करके हम लोग जो डीएम को और क्या बोलते हैं SDO को जयनगर दिए हैं। घर में पानी घुस गया है। क्या चीज का पानी? बरसात के पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं बचा। उसके चलते हम लोग बार बार बोलते हैं कि कम से कम आप लोग नाला निकाल दीजिए, तो आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। उसके बाद एक बार बात हुई NH विभाग के जो कंस्ट्रक्शन के हैं PM, उनसे बात हुई तो कहे कि हम कच्चा नाला निकाल देंगे। तो कच्चा नाला भी थोड़ा शुरुआत किया और उसके बाद छोड़ दिए। और अब तक हम लोग परेशान होकर के लास्ट उपाय किए कि दे दिए हैं लिखित में कि हम लोग कभी भी अवरुद्ध कर सकते हैं। तो उसको देखते हुए हम लोग अवरुद्ध किए हैं। उसके बारे में आप क्या नाम कहें? क्या नाम हो गया? शिव नारायण चौधरी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बीते दिनों मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के पहिपुरा में एक 32 वर्षीय महिला बबीता देवी बिजली करंट की चपेट में आ गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि उसके तीनों बच्चे को जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव ने आर्थिक सहायता दी है। गौरतलब है कि महिला का पति कुछ दिन पहले ही असामयिक निधन हो गया, वहीं दूसरी ओर महिला की भी मौत हो गई। इसके बाद से उसके 3 बच्चे 10 वर्षीय, 12 वर्षीय और 8 वर्षीय तीनों अनाथ हो गए, जिसे जिला पार्षद श्रवण यादव ने आगे बढ़कर आर्थिक सहायता की है। जिला पार्षद श्रवण कुमार यादव ने पहिपुरा में एक ही माता पिता के 3 अनाथ बच्चों से मिलकर उन्हें आर्थिक सहायता दी, साथ ही सरकारी मुआवजा दिलाने का भरोसा भी दिलाया। गौरतलब है कि 4 दिन पहले 19 जून को पहिपुरा में 32 वर्षीय बबीता देवी की मौत सड़क पर टूटकर गिरे बिजली तार की चपेट में आने से मौके पर हो गई थी। कुछ ही वर्ष पहले उस महिला के पति फर्नीचर दुकानदार बबलू ठाकुर का भी असामयिक निधन हो गया। पति की मौत के बाद विधवा जीविका समूह में कार्य कर अपने बच्चों का लालन पालन कर रही थी। उनके 3 अबोध बच्चे 12 साल के शिवम, 10 साल के आर्यन और 8 साल की शिवानी कुमारी माता पिता से वंचित होकर बेसहारा हो चुके हैं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। राज्यव्यापी आंदोलन कार्यक्रम के तहत बासोपट्टी के अंचल कार्यालय परिसर के सामने कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना किया। इस दौरान उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बासोपट्टी में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बासोपट्टी अंचल कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इसकी अध्यक्षता राजदेव ठाकुर के द्वारा की गई। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजीव सिंह ने बताया कि बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल में बेतहाशा वृद्धि, किसानों का ऋण माफ, प्रखंड के सभी अस्पताल, उप स्वास्थ्य केंद्र व नए उप स्वास्थ्य केंद्र को शुरू किया जाए। मनरेगा में हो रहे लूट खसोट, नल जल योजना में व्यापक धांधली, मास्क घोटाला, दाखिल खारिज में हो रही अवैध वसूली पर रोक लगाया जाए। यास तूफान में ध्वस्त मकान, पेड़, ग्राम रक्षा दल को नियमित रूप से रात्रि गश्ती करने का आदेश दिया जाए। वासगीत पर्चाधारियों कब्जा दिलवाने भूमिहीनों को पर्चा देने, साथ ही किसान निधि योजना का लाभ वंचित गरीब किसान परिवारों को मिले। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 30 जून को कलेक्ट्रेट के सभागार का घेराव किया जाएगा। मौके पर धरना में दीपन पंडल, राम अवतार सिंह, विनोद प्रसाद सिंह, सत्यनारायण मुखिया समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। तब तक हम आंदोलन करेंगे। मेरा जो 30 तारीख का जो है डीएम का घेराव है, पूरे
बिहार के अंदर कलेक्टर पर घेराव करने का हम काम कर रहे हैं। बिहार के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। आज लगान मनमाने ढंग से वसूला जा रहा है। दाखिल खारिज के सवाल पर आज औने पौने दाम पर नहीं, आज वो दाखिल खारिज जो करने आता है ब्लॉक के अंदर, अंचल के अंदर मनमाने ढंग से पैसा लिया जाता है। आज देखिए, आज जो राशन मिल रहा है 2 महीना का छूट है, 3 महीना का छूट है, डीलरों के द्वारा मनमाने ढंग से आज उसका लुटिया लोट कर रहा है। लाभों को सही तरीके से मिल नहीं रहा है, पर 5 किलो काटा जा रहा है। हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे शौचालय का सवाल है। आज प्रखंड के अंदर आज 2-2 साल हो गया जियो टैग, आज उसका पैसा नहीं मिला है। आप पैसा दीजिएगा तब काम होगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए हमारे साथी बहुत बीच में आए हुए हैं, वो भी अपना मांग करके लगातार जो है प्रखंड के अंदर अपना चक्कर काट रहे हैं। आज उसका जो है भुगतान नहीं हो पाया है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Test Book Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमण के रोकथाम में मधुबनी के जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार पूरे जिले भर में चलाया गया 2 दिवसीय मेगा ड्राइव वैक्सीनेशन अभियान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 76वीं बैठक में लिया भाग, दिए कई निर्देश। अररिया संग्राम लूटकांड के गिरफ्तार जियाउल से पुलिस ने लोडेड देसी कट्टा व 3 मैगजीन की बरामद। पुलिस अनुसंधान में हुए कई खुलासे। डीएसपी ने पतौना ओपी व ओपी निरीक्षण के दौरान कई पदाधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। मधवापुर की पुलिस ने ब्रह्मपुरी गांव में छापेमारी कर 45 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। पतौना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 420 बोतल नेपाली शराब की जब्त, मौके से तस्कर फरार।
सारघाट से अपहृत हुई लड़की को पुलिस ने 7वें दिन किया बरामद, अपहरणकर्ता गिरफ्तार। जलजमाव के कारण जयनगर अनुमंडल के कई इलाके त्रस्त। मधवापुर के पहिपुरा में बिजली करंट से हुई मौत के बाद जिला पार्षद श्रवण कुमार ने अनाथ तीनों बच्चों को दी आर्थिक सहायता। बासुपट्टी के कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 11 सूत्री मांगों को लेकर अंचल कार्यालय परिसर में दिया 1 दिवसीय धरना। मधुबनी शहर के न्यू बीएन झा कॉलोनी के वार्ड नंबर 7 में विधायक विनोद नारायण झा ने किया पीसीसी निर्माण कार्य सड़क का उद्घाटन। और मधुपुर रेफरल अस्पताल में पल्स पोलियो व कोविड वैक्सीनेशन अभियान को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक, लोगों को जागरूक करने के लिए दिए गए कई निर्देश। मधुबनी शहर के न्यू बीएन झा कॉलोनी वार्ड नंबर 7 में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा ने पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि इस कार्य की योजना की लागत 10,03,000 रुपए है। बलिदान दिवस के अवसर पर मधुबनी शहर के न्यू बीएन झा कॉलोनी वार्ड नंबर 7 में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत विधान पार्षद कोष से पीसीसी निर्माण कार्य का उद्घाटन बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा के द्वारा किया गया। यह योजना 10,03,000 की लागत से यह पीसीसी सड़क अशोक झा के घर से हीरा बाबू और राधाकांत रमन मिश्र के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण किया गया। विधायक ने बताया कि सड़क के निर्माण से ही शहर और क्षेत्र का विकास होगा। वहीं विभिन्न बूथों पर बलिदान दिवस मनाया गया और वृक्षारोपण भी किया गया। साथ ही महंतीलाल चौक शक्ति केंद्र पर योगाभ्यास किया गया। कार्यक्रम में विधायक विनोद नारायण झा ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1880 में हुआ। उनकी मृत्यु 23 जून 1953 में कश्मीर के कारावास में हुई। उन्होंने सपना देखा था कि आजादी के बाद भारत देश में एक संविधान, एक निशान होना चाहिए। आज उसको लेकर भाजपा के नेता तत्पर दिख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने गौशाला शक्ति केंद्र पर नगर मंडल के कार्यक्रम में भी भाग लिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चलचित्र पर माला अर्पण किया। मौके पर कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर आज ये उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ। दरअसल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय राष्ट्रवाद के शिखर पुरुष हैं। उन्होंने जो राष्ट्रवाद का अलग जगाया, उसी को आज आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देश जब आजाद होने से पहले, जब अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल जी के मंत्रिमंडल में आपूर्ति मंत्री थे। खाद्य और आपूर्ति उनका विभाग था, जो बड़ा विभाग माना जाता था उस जमाने में, क्योंकि राज्यों की सरकारें नहीं बनी थी। लेकिन जब थोड़ा सा राष्ट्रवाद से विचलन हुआ सरकार का और लियाकत अली नेहरू समझौता हुआ, एक क्षण गंवाए हुए डॉक्टर मुखर्जी ने मंत्री पद से त्याग पत्र दिया। और जब आजाद भारत हुआ, फिर जनसंघ की स्थापना हुई और जनसंघ के पहले अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इसका कार्यभार प्रारंभ किया। 1951 में जनसंघ बनी, लेकिन उनके मन में राष्ट्रवाद की जो आग जल रही थी वो रुकी नहीं। उन्होंने सीधे कहा कि कश्मीर का जो समझौता हुआ है वो राष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और उन्होंने एक कहा कि मैं वहां परमिट प्रथा थी और 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान हो गया था देश में, क्योंकि कश्मीर के मुख्यमंत्री भी वजीर आजम कहलाते थे और उनका अलग संविधान बनाने की बात हो रही थी। उन्होंने विरोध किया, कहा कि मैं बिना परमिट के कश्मीर जाऊंगा, और वो कश्मीर गए और वो गिरफ्तार कर लिए गए। और आज के दिन 1953 में उनका निधन हो गया जेल में। आज तक उसकी पूरी जांच नहीं हो सकी। कमीशन भी बैठा, लेकिन जांच नहीं हो सकी। लेकिन जो राष्ट्रवाद के लौ जलाया उन्होंने, वो आज तक लोग संघर्षशील हैं। और धारा 370 के खिलाफ, जिसमें परमिट की एक प्रथा थी, उसको दूर करने के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया, वो नकारा साबित नहीं हुआ। उन्हीं के कदमों पर चलकर
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 हटाया। आज यदि पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा कहीं होगी तो बहुत खुश होती होगी। नरेंद्र मोदी ने उस काम को कर दिखाया जो काम उन्होंने शुरू किया था, जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधेपुर रेफरल अस्पताल के परिसर में पोलियो प्लस अभियान व कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रभारी डॉक्टर अफजल अहमद ने की। इस दौरान गांव के प्रभावशाली लोगों के साथ बैठक की गई, जहां उन्हें अपने अपने क्षेत्र में लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने की अपील की गई। मधेपुर रेफरल अस्पताल में प्रभारी डॉक्टर अफजल अहमद की अध्यक्षता में पल्स पोलियो एवं कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने को लेकर एक बैठक क्षेत्रीय प्रभावशाली लोगों के साथ आयोजित की गई। इस बैठक में प्रखंड व पंचायत के कई प्रभावशाली लोगों से बातचीत की गई कि इस अभियान को किस तरह से सफल बनाया जा सकता है। उपस्थित लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में इस टीकाकरण में आने वाले सभी रुकावटों से खुद सामना कर उसको दूर करने और इसको 100% सफल बनाने का संकल्प लिया और अपने अपने पंचायत में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इस दोनों तरह के टीकाकरण में भाग लेने को प्रेरित करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर भरगाम पंचायत के मुखिया दिवाकर यादव, मधेपुर के मुखिया धीरेन्द्र नायक, मुखिया मोहम्मद आलम समेत 1 दर्जन से अधिक व्यक्ति मौजूद रहे। वहीं प्रखंड लेखापाल प्रबंधक करण कुमार, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक प्रदीप कुमार, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक विजय कुमार समेत सभी अस्पताल कर्मी उपस्थित थे। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के पोतगाह में निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ हुआ। गौरतलब है कि नेहरू युवा केंद्र उन्नति युवा मंडल की संचालिका गुड़िया साह के द्वारा इस सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसके माध्यम से लड़कियों को सिलाई कटाई की प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जाएगी। नेहरू युवा केंद्र उन्नति युवती मंडल की संचालिका समाजसेवी गुड़िया साह के द्वारा हरलाखी प्रखंड के पोतगाह गांव में मुफ्त सिलाई कटाई व बुनाई का प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण केंद्र का विधिवत उद्घाटन ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल उमगांव के डॉक्टर सुनील कुमार, एमएसयू के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री राघवेंद्र रमन, केवाईपी सेंटर के समन्वयक अजीम शेख व अन्य अतिथियों ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों को मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग व दुपट्टा से स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि बेटियों व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का यह सराहनीय पहल है। इससे समाज की बेटियों व महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि महज एक छोटी सी उम्र से समाज में उत्कृष्ट कार्य करती आ रही गुड़िया आज काफी लोगों के लिए प्रेरणादायक है। वहीं गुड़िया ने खुद कहा कि बेटियों के हक और अधिकार के लिए हर संभव मदद करने का प्रयास उसका जारी रहेगा। उसने कहा कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, भोजपुरी अश्लील गीतों के खिलाफ सदैव वह आवाज उठाती रहेगी। इस मौके पर प्रशिक्षण केंद्र की ट्रेनर वैदेही झा, संस्था की सहयोगी मुन्नी झा, अंजू, प्रीति, रजनी, कविता, रजनी, स्वाति, सोनम, संजू, प्रिया, आरती, पूजा समेत दर्जनों ग्रामीण भी उपस्थित रहे। जी, आपके द्वारा प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, किस प्रकार से प्रशिक्षण केंद्र का संचालन होगा, बताएंगे। प्रशिक्षण केंद्र का जो है नेहरू युवा केंद्र जो संगठन है उसके अंतर्गत मेरा क्लब चलता है उन्नति युवती मंडल उमगांव हरलाखी। तो उसके तहत जो है हमने महिलाओं एवं लड़कियों के लिए निःशुल्क सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र खोला है, जहाँ पर महिलाएं निःशुल्क सिलाई सीखेगी और आत्मनिर्भर बनेगी। और आत्मनिर्भर बनने का हम लोग का मकसद है कि कोई भी किसी पे डिपेंड न रहे और हम अपना जो भी खर्च हो वो हम खुद से करें, किसी पे निर्भर न रहे, आत्मनिर्भर बने। इससे पहले विगत 4 वर्षों से आपके द्वारा समाज सेवा किया जाता है, कोरोना काल में भी आपके द्वारा बहुत कुछ लोगों को मदद किया गया है, क्या भावना रखती हैं आप? मैं भावना रखती हूँ, मुझे समाज सेवा करने में बहुत अच्छा लगता है और मुझे खुशी मिलती है। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि आप जो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो है आप ये समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छा लग रहा है समाज सेवा करके। समाज सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप उद्घाटन का इस मौके पर आए, कुछ संदेश देना चाहेंगे?
आज बहुत शुभ दिन है और नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से मुझे इनवाइट किया गया, जिसकी संचालिका है गुड़िया शाह। और काफ़ी खुशी होता है कि एक फीमेल होने के बाद भी एक छोटी छोटी प्रयास करके भी एक पुत्र गाँव में छोटी जगह पे लोगों को एक जागरूक करना, फीमेल का शक्ति बढ़ाना। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ ना होने के बाद भी, एजुकेशन होने के बाद भी कहीं से डोनेट करके, कहीं से लोगों को प्रयास करके एक छोटे जगह पे एक बच्ची होकर के दूसरे बच्ची के लिए बहुत कुछ करना, लोगों को प्रोत्साहन देना और उसके साथ साथ फ्री में एक प्रशिक्षण, सिलाई कढ़ाई के मशीन का प्रशिक्षण देगी। हम लोग प्राउड करेंगे ऐसे बच्चियों पे। आज इस उद्घाटन के मौके पर आप आए हैं, कुछ शब्द बताएंगे? देखिए, आज हरलाखी प्रखंड के नहरनिया पंचायत में पुतगाह गांव है, वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र के तरह जो लड़कियां जुड़ी हुई है, जो लगातार हरलाखी प्रखंड में बहुत सारे सामाजिक एक्टिविटी में भाग हिस्सा लेती रही है, उन लोगों के द्वारा एक शुरुआत किया गया है निःशुल्क सिलाई कटाई का, जो एक बेहतर पहल है यहाँ के आने वाले दिनों में क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं या फिर जो लड़की है उसको एक बेहतर कला भी मिलेगा और जिससे वो रोजगार भी कर सकती है। अपने परिचय बताइए। राघवेंद्र रमन, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री। आज सिलाई कटाई का जो यहाँ पर सेंटर खोला गया है, क्या संदेश देंगे आप? ये नेहरू युवा केंद्र द्वारा जो एक पहल किया गया है महिलाओं के भविष्य को देखते हुए, ताकि उन्हें एक आत्मनिर्भर बनाने में एक छोटा सा पहल उन्हें मिल सके, जिस माध्यम से उन्हें सिलाई के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर हुनर देने का प्रयास नेहरू युवा केंद्र द्वारा और हमारी छोटी बहन गुड़िया शाह द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, जो कि एक समाज सेवा में कई दिनों से काम कर रही हैं। कोविड-19 में भी उन्होंने कई अच्छे पहल किए हैं लोकल लोगों के लिए। तो ये एक अच्छा पहल है जिससे फ्यूचर्स रिजल्ट बेस्ट दिखने की उम्मीद एंड आशा की जा रही है और ऐसी उम्मीद है कि इसका रिजल्ट बेस्ट होगा। परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अजीम अहमद हुआ, मैं हरलाखी प्रखंड कौशल विकास केंद्र का समन्वयक हूँ। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। सोमवार को विश्व संगीत दिवस के अवसर पर मधुबनी जिले के वैदेही कला परिषद के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में अन्य कई प्रदेशों से कलाकार आए, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। सोमवार को विश्व संगीत दिवस के अवसर पर वैदेही कला परिषद के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सबसे पहले कलकत्ता से आए पंडित समर साहा के शिष्य ओम मिश्रा के द्वारा तबला वादन की प्रस्तुति दी गई, जिसमें आशुतोष मिश्र ने हारमोनियम पर बेहतरीन संगीत से दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। उसके बाद भूमिका मिश्रा ने राग भैरवी व अन्य गीतों की गायकी से माहौल को भव्य कर दिया। वैभव मिश्रा ने लोकगीतों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण में उत्तर प्रदेश से आए शिवम मिश्रा की गायकी रही, जिन्होंने राग विहाग, दादरा व मिथिला वर्णन से खूब वाहवाही बटोरी। अभिषेक ठाकुर, सुरुचि ठाकुर, नीतीश ठाकुर ने भी अपनी गायकी से सभी को प्रभावित किया। कार्यक्रम का आयोजन हरिशंकर संगीत महाविद्यालय के परिसर में प्राचार्य रविशंकर मिश्र के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान सचिव व संरक्षक ने कलाकारों को पाग, दुपट्टा व प्रोत्साहन राशि देकर उन्हें सम्मानित किया। अंत में संस्था के संरक्षक उमेश मिश्र ने सभी कलाकारों, दर्शकों व सचिव भोलानंद झा का विशेष आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। रेका प्रखंड स्थित पोल स्टार विद्यालय के परिसर में पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय रामफल यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर सांस्कृतिक सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मौके पर उपस्थित आगंतुक अतिथियों व विद्यालय की प्रधानाचार्य व सचिव ने उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रेका प्रखंड स्थित पोल स्टार के भूतपूर्व चेयरमैन स्वर्गीय रामफल यादव की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान मौके पर उनके पुत्र चेयरमैन चंदेश्वर प्रसाद, पोल स्टार स्कूल की
प्रधानाचार्य डॉक्टर भारती झा, सचिव कैलाश भारद्वाज समेत सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। मौके पर सभा को संबोधित करते हुए चेयरमैन चंदेश्वर प्रसाद ने स्वर्गीय रामफल यादव व स्वर्गीय शक्तिनाथ झा की दोस्ती को याद करते हुए बताया कि व्यवसायी व सरकारी नौकरी से निकलकर इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में मधुबनी में एक मिसाल कायम की है और उसका परिणाम पोल स्टार स्कूल है। वहीं मौके पर डॉक्टर भारती झा ने उपस्थित आगंतुकों का स्वागत किया। इस दौरान उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही एक एक कर सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान कई वक्ताओं ने एक एक कर अपनी बातें रखी और अपने अनुभवों व उनसे मिले सीख को साझा किया। मौके पर विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर भारती झा, सचिव कैलाश भारद्वाज, स्वर्गीय रामफल यादव के पौत्र सुमंतराज समेत कई लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिका उपस्थित रहे, जिन्होंने उसके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। अंत में कैलाश भारद्वाज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनके सपने को साकार करते हुए अगर हम आगे बढ़ते रहें तो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।